हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं उत्तराखंड को संपूर्ण तरीके से कवर। तो उत्तराखंड में राजवंश किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं और हम चौथे दिन पहुंच चुके हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश आज हम यहां पर कवर करेंगे। लेकिन जिन्होंने कुलिंद राजवंश, शक राजवंश, फिर कुषाण, फिर यौधेय, फिर नाग, फिर उनके बाद मौखरी, हर्षवर्धन का काल, उसके बाद पौरव राजवंश, तो जिन्होंने वो नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर विस्तार से आप लोगों को समझने को मिलेगा। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और पहुंच चुके हैं हम कार्तिकेयपुर राजवंश में। अब देखो, कार्तिकेयपुर जो राजवंश है 700 ईस्वी के आसपास से इसका शासन माना जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसका परिचय ले लेते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो स्थापना होती है उत्तराखंड में 700 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार कार्तिकेयपुर जो राजवंश है इसकी स्थापना उत्तराखंड में 700 ईस्वी के आसपास मानी जाती है और उत्तराखंड का ये प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो ये प्रश्न भी बन चुका है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है कार्तिकेयपुर राजवंश। अब ये क्यों है? क्योंकि इसके सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कार्तिकेयपुर राजवंश के सर्वाधिक साक्ष्य वो ताम्रलेखों में मिले हैं, अभिलेखों में मिले हैं, मंदिर के रूप में मिले हैं। इसीलिए ये प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंश। अब इसके संस्थापक और इनकी राजधानियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसके संस्थापक थे बसंत देव। कौन था? बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। अब जो इनकी प्रथम राजधानी थी जोशीमठ में थी। कहाँ पर थी? कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रथम राजधानी जोशीमठ, वर्तमान चमोली में। तो जोशीमठ कहाँ है? चमोली में। अब इसके बाद क्या होता है, इनका एक शासक आता है और ये क्या करता है, राजधानी को जोशीमठ से बदलकर क्या कर देता है, बैजनाथ, जो कि वर्तमान बागेश्वर में, वहाँ पर स्थानांतरित कर देता है। पहली राजधानी कार्तिकेयपुर राजवंश की कहाँ थी? जोशीमठ में। और जोशीमठ के बाद बैजनाथ, वर्तमान बागेश्वर में ये स्थानांतरित कर देते हैं। अब कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो इनकी शाखा है, कालांतर में क्या होता है, कत्यूरी राजवंश इसको कहा गया था। यानी कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है और फिर कालांतर में कार्तिकेयपुर राजवंश को ही कत्यूरी राजवंश कहा गया है कुछ इतिहासकारों के मुताबिक। और जो अधिकांश इतिहासकार है कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश को एक ही मानते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक ही माना जाता है इतिहासकारों के मुताबिक। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर और भी बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब देखो, स्रोत क्या है भाई? तो कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में? कंडारा का ताम्रपत्र से हमें पता चलता है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें पता चलता है, बागेश्वर और बैजनाथ आदि स्थानों के ताम्रपत्र से भी हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले समझते हैं पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है, तो यहाँ पर किस किस शासक का उल्लेख मिला है। तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है, यहाँ पर ललित सूर्यदेव और सुभिक्ष राजदेव जैसे जो शासक हुए हैं कार्तिकेयपुर राजवंश में, तो इन शासकों का उल्लेख मिला है। किस किस का? ललित सूर्यदेव और सुभिक्ष राजदेव। तो ललित सूर्यदेव और सुभिक्ष राजदेव शासक का कहाँ, किन ताम्रपत्रों में उल्लेख मिला है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इनका उल्लेख मिला है। दूसरा, बागेश्वर का जो शिलालेख है जिसमें त्रिभुवन राजदेव का उल्लेख मिला है। तो बागेश्वर का जो शिलालेख है तो उसमें किस राजा का उल्लेख मिला है? तो त्रिभुवन राजदेव का इसमें उल्लेख मिला है। तो ये भी कार्तिकेयपुर राजवंश का एक राजा था। अब देखो, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इनके कुल देवता कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के कुल देवता थे कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय कार्तिकेयपुर राजवंश के कुल देवता थे। अब देखो, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था तो इसके शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इसमें वास्तुकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का ये इसीलिए स्वर्णकाल माना जाता है। वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति उत्तराखंड में हुई थी। अब शासकों का जो यहाँ पर उद्भव है तो इतिहासकारों की भी अलग अलग राय है, तो वो भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या इतिहासकार क्या बोलते हैं। तो एक इतिहासकार हुए हैं लक्ष्मीदत्त जोशी जी। तो लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार क्या है, कार्तिकेयपुर के जो राजा हैं, कहाँ के राजा? कार्तिकेयपुर के जो राजा है ये अयोध्या के थे। ये कौन मानता है? लक्ष्मीदत्त जोशी जी मानते हैं जो कार्तिकेयपुर के जो राजा थे ये मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे। और दूसरे इतिहासकार हुए बद्रीदत्त पांडे जी, तो ये क्या बोलते हैं, जो कार्तिकेयपुर
के जो राजा थे ये सूर्यवंशी थे। क्या बोलते हैं बद्रीदत्त पांडे जी? कार्तिकेयपुर के जो राजा थे ये क्या थे? सूर्यवंशी थे। और लक्ष्मीदत्त जोशी जी क्या बोलते हैं? कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो अयोध्या के थे। ये आपको समझ लेना चाहिए, वो भी कई बार प्रश्न बन जाता है। अब देखो, जो कार्तिकेयपुर जो राजवंश है तो इसके कुछ परिवार और उसकी जो शाखाएं हैं जो मुख्यतः परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम परिवार है जिसकी स्थापना करी थी बसंत देव ने, तो बसंत देव का राजवंश इस नाम से जाना जाता है। प्रथम परिवार कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम जो परिवार है बसंत देव का राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो बसंत देव का राजवंश है तो स्थापना किसने करी है? सीधे से समझ आ रहा है, स्थापना बसंत देव ने ही करी होगी। अब बसंत देव को एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? परम भट्टारक महाराजराज परमेश्वर। तो परम भट्टारक महाराजराज परमेश्वर ये उपाधि किसको मिली थी? बसंत देव को मिली थी। अब बागेश्वर के समीप एक मंदिर के लिए इन्होंने क्या करा था? मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किया था। तो बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किया था। किसने किया था? बसंत देव, जो कि इनका प्रथम परिवार का क्या था? संस्थापक था। अब देखो, बसंत देव के परिवार के बाद का उतना उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन जो उसके बाद उल्लेख मिलता है फिर मिलता है खरपड़ देव। रॉ करना है इसको यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे टाइपिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्यूरेट यहाँ पर जो शब्द है वो नहीं बन पाता। तो खरपड़ पौ की जगह रॉ करना, खरपड़ डॉ की जगह रॉ करना। तो यहाँ पे खरपड़ देव का जो वंश है, तो देखो खरपड़ देव वंश एक कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या था? एक क्या था? एक तरफ से आप लोग समझ लीजिए, दूसरा यहाँ पर वंश था इनका। तो खरपड़ देव जो यहाँ पर वंश है तो इसकी जो स्थापना करता है तो खरपड़ देव करता है। रॉ करना, डॉ की जगह फिर से रॉ करना। तो जो खरपड़ देव वंश है तो इसकी संस्थापना यानी कि स्थापना कौन करता है? तो संस्थापक कौन है? खरपड़ देव इसके संस्थापक है। और जो खरपड़ देव वंश है इसका जो अंतिम राजा था तो त्रिभुवन राज इसका अंतिम राजा था। कौन था? त्रिभुवन राज खरपड़ देव वंश का अंतिम राजा था। और इसका जो विवरण मिलता है बागेश्वर लेखों में मिलता है। तो त्रिभुवन राज का जो उल्लेख मिलता है बागेश्वर लेखों में मिलता है। और खरपड़ देव से जो प्रश्न बन सकते हैं तो खरपड़ देव वंश की स्थापना किसने करी? खरपड़ देव ने करी थी। और खरपड़ देव का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज खरपड़ देव वंश का अंतिम शासक था। अब इसका विवरण कहाँ पर मिलता है? तो बागेश्वर लेख में इसका विवरण मिलता है। इसके बाद जो इनका अगला वंश आता है वो आता है निम्बर वंश। कौन सा वंश आता है? निम्बर वंश आता है। तो निम्बर वंश की स्थापना किसने करी यानी कि संस्थापक कौन है? तो निम्बर देव निम्बर वंश का क्या था? संस्थापक था। अब देखो, इसका जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है निम्बर वंश के जो हमें जानकारी मिलती है तो पांडुकेश्वर यानी कि जोशीमठ से जो ताम्रपत्र मिले तो वहाँ पर से हमें निम्बर देव यानी कि निम्बर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जो यहाँ पर इनके ताम्रपत्र मिली जिसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश में पहला परिवार कौन सा था? बसंत देव का राजवंश। उसके बाद आने वाली जो हमें नेक्स्ट जानकारी मिलती है खरपड़ देव वंश के बारे में मिलती है। खरपड़ देव के बाद फिर निम्बर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो निम्बर वंश से जो प्रश्न बन सकते हैं संस्थापक कौन था? निम्बर देव था। और जो निम्बर वंश की जानकारी मिलती है तो किन ताम्रपत्रों से मिलती है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो कि जोशीमठ के ताम्रपत्र थे तो उनसे मिलती है। और इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी संस्कृत। अब देखो, जो निम्बर था जिसने क्या करा था? निम्बर वंश की शुरुआत करी थी। तो निम्बर को शत्रुहंता भी कहा गया था। तो निम्बर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो निम्बर को शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता है। अब निम्बर वंश में फिर निम्बर के बाद उसका पुत्र आता है इष्टगण। तो इसने क्या किया था? उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य करा था। तो उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसने करा? इष्टगण देव ने क्या करा था? उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। और कार्तिकेयपुर राज्य की सीमाओं को गढ़वाल और कुमाऊं तक विस्तार किसने किया? तो कार्तिकेयपुर राज्य की सीमाओं को गढ़वाल और कुमाऊं तक विस्तार जो करा इष्टगण देव ने करा था। अब इष्ट गणदेव के बाद निम्बर वंश में दूसरा जो राजा आता है ललित सूर्यदेव आता है। तो ये भी एक महान निर्माता था। इसके सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। इसे कलि कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार की संज्ञा दी गई है। तो ललित सूर्यदेव से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये किस वंश का था? तो ललित सूर्यदेव निम्बर वंश का था। अब ये क्या था? इसकी जो जानकारी मिलती है किन ताम्रपत्रों से मिलती है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। तो किन किन की मिलती है? देखो, निम्बर वंश में तो ललित सूर्यदेव की मिलती है। और खरपड़ देव में किसकी मिलती है? जो खरपड़ देव का अंतिम शासक था कौन था? ये मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया। तो त्रिभुवन नहीं, वो खरपड़ देव नहीं। जो हमें मिलती है ये खरपड़ देव की तो हमें मिलती है बागेश्वर लेख में। और उसका अंतिम शासक था त्रिभुवन राज। लेकिन जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव की मिलती है। और फिर ललित सूर्यदेव के बाद यहाँ पर उसका पुत्र भूदेव की भी यहाँ पर निम्बर वंश से ही हमें उसमें जानकारी मिलती है। तो जो ललित सूर्यदेव था
तो इसकी जो यहाँ पर ताम्रपत्र मिले, जहाँ पर हमें जानकारी मिल रही पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें इसके बारे में पता चलता है। और ललित सूर्यदेव किस वंश से था? निम्बर वंश से था। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में मग्न धरती के लिए उद्धार के लिए वराह अवतार की इसको संज्ञा दी गई। तो वराह अवतार की संज्ञा किसको दी गई थी? तो ललित सूर्यदेव को वराह अवतार की संज्ञा दी गई थी। और कली कलंक पंख में धरती के उद्धार के लिए इसको वराह अवतार की संज्ञा दी गई थी। अब ललित सूर्यदेव के बाद जो इसका पुत्र आता है भूदेव, तो ललित सूर्यदेव का पुत्र कौन था? भूदेव इसका पुत्र था। तो निम्बर वंश का अंतिम शासक था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, निम्बर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो निम्बर वंश का अंतिम शासक था भूदेव, जो कि ललित सूर्यदेव का पुत्र था। अब ललित सूर्यदेव के पुत्र भूदेव ने क्या किया था? इसने क्या किया था? बैजनाथ जो मंदिर है बागेश्वर में, तो इसके निर्माण में सहयोग इसने दिया था। अब देखो इसके बाद एक और वंश आता है सलोड आदित्य। तो इसको अड़ी करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं वैसे हिंदी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसप्रिंट होता है, मैं इसीलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसको सलोड आदित्य करना। सलोड आदित्य वंश जो है, तो सलोड आदित्य वंश की जो स्थापना होती है इच्छड़देव करता है। इच्छड़देव अपने पिता के नाम पर सलोड आदित्य वंश की स्थापना करता है। तो सलोड आदित्य वंश की स्थापना कौन करता है? तो सलोड आदित्य वंश की स्थापना करता है इच्छड़देव अपने पिता के नाम पे। उसके बाद फिर देसठदेव, पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव जैसे यहाँ पर राजा होते हैं। और जो यहाँ पर जानकारी मिलती है तो तालेश्वर और पांडुकेश्वर। तो यहाँ पर देखो सलोड आदित्य वंश की भी जानकारी कहाँ से मिलती है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से मिलती है। अब जो यहाँ पर इच्छड़देव है, तो ये सलोड आदित्य वंश की स्थापना करता है अपने पिता के नाम पर। और जानकारी कहाँ से मिलती है सलोड आदित्य वंश की? तालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से जानकारी मिलती है। ये तो आप लोगों ने यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश के जो वंश हुए उनके बारे में जान लिया, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब कत्यूरी जो राजवंश है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो कत्यूरी राजवंश, देखो कार्तिकेयपुर राजवंश प्राचीन में और मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश इस नाम से जाना जाता था। तो कत्यूरी राजवंश में क्या होता है? सुभिक्ष राजदेव। तो यहाँ पर सुभिक्ष राजदेव का जो वंशज था उसने क्या करा? अपनी जो राजधानी है गोमती घाटी यानी कि कत्यूरी घाटी बैजनाथ स्थानांतरित करी थी। कहाँ से करी थी? जोशीमठ से क्या करी थी उसने? अपनी राजधानी कत्यूरी घाटी बैजनाथ स्थानांतरित कर दी थी। वो किस वंश का था? तो सुभिक्ष राजदेव का किसी वंशज ने वो करा था। अब देखो जो एटकिंसन है, तो इन्होंने इस जो राजवंश है सर्वप्रथम कत्यूरी नाम दिया था, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश को सर्वप्रथम कत्यूरी किसने नाम दिया? तो एटकिंसन ने ही इस राजवंश को सर्वप्रथम कत्यूरी नाम दिया था। अब कत्यूरी राजवंश की यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश, यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होने। कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश प्राचीन उसमें जाना जाता था। और फिर जब मध्यकाल में था तो मध्यकाल में ये कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना जाता था। तो प्रारंभिक राजधानी में देखो, प्रारंभिक राजधानी जो कत्यूरी राजवंश की थी जोशीमठ थी। मध्यकाल में इनकी राजधानी कहाँ जाती है? कत्यूर घाटी यानी कि बैजनाथ जाती है। और कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अब देखो राजधानी जो स्थानांतरण होती है, तो लोक गाथाओं के अनुसार ऐसी जानकारी मिलती है कि नरसिंह देव ने क्या करा था? जोशीमठ से राजधानी कत्यूर घाटी ये स्थानांतरित करी थी। तो देखो जोशीमठ से कत्यूर घाटी राजधानी किसने स्थानांतरित करी थी? तो वो था नरसिंह देव, ऐसा हमें पता चलता है लोक गाथाओं के अनुसार। तो नरसिंह देव, अगर प्रश्न बनता है जोशीमठ से राजधानी किसने स्थानांतरित करी थी कत्यूर घाटी में, तो नरसिंह देव ने करी थी। अब कत्यूरी राजवंश का जो विभाजन होता है, तो मध्यकाल में क्या होता है? जो ये राजवंश रहता है कई शाखाओं में बढ़ जाता है, जैसे कि आसंत देव वंश में बढ़ता है, अस्कोट के रजवार हो गया, डोटी के मल हो गया, पाली पछाओं की शाखा हो गई, सेरा शाखा हो गई, सौर शाखा हो गई, बारामंडल और द्वाराहाट, इन शाखाओं में ये बढ़ जाता है। पीछे से एरोप्लेन जा रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर पॉज ले लेते हैं। अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं। राजुला मालूशाही से भी प्रश्न बनते हैं। तो उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है जिसमें जो मालूशाही था ये राजकुमार था, और ये कहाँ का था? कत्यूरी राजवंश का ये क्या था? राजकुमार था। अब गोलू देवता कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है, और गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो इनका जो संबंध कत्यूरी राजवंश से इनका संबंध माना जाता है। और गोलू देवता के जो पिता हैं झालू रायदेव जी कत्यूरी राजा थे, तो ये इनके पिता थे झालू रायदेव। अब देखो नेपाली आक्रमण भी हुआ है कत्यूरी राजवंश में 1191 के टाइम पे। जो नेपाल का राजा था अशोक चल, तो 1191 में अशोक चल ने क्या करा था? कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था और कत्यूरी राज्य के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया था। फिर सामंतों का एक सम्मेलन इसने बुलाया था, फिर इसके सामंत यहाँ पर राज किया करते थे। फिर 1223 में क्या हुआ था? नेपाल यानी कि जो पहले डोटी के नाम से जाना जाता, तो 1223 में नेपाल का एक शासक था कराचल देव, तो इसने भी क्या करा था? कुमाऊं पर आक्रमण किया था।
अब देखो जो कत्यूरी राजवंश है, तो कत्यूरी राजवंश की जो राजमाता है, तो जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता माना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और कत्यूरी राजवंश की राजमाता कौन मानी जाती है, ये प्रश्न में बन चुका है। तो जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता कहा जाता है। तो जिया रानी का बचपन का नाम भी पूछा जाता है। तो मौला देवी पुंडेर, तो इनका जिया रानी जो है, इनका जो बचपन का नाम है मौला देवी पुंडेर है। और इनके जो पिता थे, तो ये हरिद्वार के निकट यहाँ पर राज किया करते थे। अब देखो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, तो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई भी जिया रानी को कहा जाता है। और कत्यूरी राजवंश की राजमाता कौन थी, जिया रानी ही थी। अब जो जिया रानी है, इनके पति कौन थे, प्रीतम देव, जिनका नाम पृथ्वीपाल के नाम से भी जाना जाते हैं। तो प्रीतम देव इनके पति थे। और इन्होंने क्या करा था, जिया रानी ने, जो कि कत्यूरी राजवंश की राजमाता थी, 1399 में तैमूरलंग क्या करता है, हरिद्वार पर आक्रमण कर देता है। तो 1399 में जब तैमूरलंग हरिद्वार पर आक्रमण करता है, तो ये क्या करती है, रानी बाग युद्ध होता है हरिद्वार पे नहीं, ये जो इनके तैमूरलंग हरिद्वार पे जब आक्रमण करता है, तो क्या होता है, जो जिया रानी और तैमूरलंग है, इनके बीच 1399 में एक युद्ध होता है। कहाँ पर ये युद्ध होता है, रानी बाग जगह में ये युद्ध होता है, जिसमें जिया रानी जीत जाती है। अब देखो कुछ इतिहासकार मानते हैं और उनके मत से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी, तो कत्यूरी वंश को ये शक और कुषाणों से संबंधित बताते हैं। तो देखो राहुल सांकृत्यायन जी कत्यूरी वंश को किससे यहाँ पर संबंधित बताते हैं, तो शक और कुषाणों से संबंधित बताते हैं। उनके अनुसार हुणों ने जब शकों और कुषाणों को पराजित किया, तो उन्होंने उत्तराखंड में कत्यूरी वंश की नींव डाली थी। अब शिव प्रसाद डबराल जी क्या कहते हैं, तो कत्यूरी जो थे खस जाति के थे। तो शिव प्रसाद डबराल जी कत्यूरियों को खस जाति के मानते थे। और जिन्होंने कोलों और किरातों को पराजित कर सत्ता स्थापित करी थी। अब लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार कार्तिकेयपुर के जो राजा थे अयोध्या के थे। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कार्तिकेयपुर के जो राजा थे सूर्यवंशी थे। अब कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है, एटकिंसन ने वो उल्लेख किया है। तो इस प्रकार जो कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश जो है, यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो कमेंट करना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे।